नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ प्रसिद्ध साहित्यकार कृष्णा सोबती का लिखा उपन्यास बादलों के घेरे का दूसरा भाग लेकर। तो आइए कथानक प्रारंभ करें। मन्नो बोली नहीं, दुबली सी बाह तनिक सी आगे की और फिर एकाएक कुछ सोचकर पीछे खींच ली। आज जब स्वयं भी मन्नो सा बन गया हूँ, 100 बार अपने को न्यौछावर कर उसी क्षण को लौटा लेना चाहता हूँ। मैं कुर्सी पर बैठा बैठा क्यों उस बाह को छू नहीं सका था, क्यों उस हाथ को सहला नहीं सका था। उमड़ते मन को किसी ने जैसे जकड़ कर वहीं उस कुर्सी पर ठहरा लिया था। क्या था उस झिझक में, क्या था उस झिझकने वाले मन में रहा होगा? यही भय रहा होगा जो अब मुझसे मेरे प्रियजनों को दूर रखता है। उस रात जब जाने को उठा था तो आँखों का मोह पीछे बांधता था, मन का भय आगे खींचता था, और जब जल्दी जल्दी चलकर डाक बंगले में पहुंच गया तो लगा कि मुक्त हो गया हूँ, क्षण क्षण जकड़ने बंधन से मुक्त हो गया हूँ। उस अभागी रात में जो मुक्ति पाई थी वह मुझे कितनी फली। चाहता हूँ आज एक बार मन्नो देखती तो। रात भर ठीक से सो नहीं पाया, बार बार नींद में लगता कि भुआली में हूँ, भुआली में सोया हूँ। वही पाइंस का बड़ी बड़ी खिड़कियों वाला कमरा है। मन्नो के पलंग पर लेटा हूँ और पास पड़ी कुर्सी पर बैठी बैठी मन्नो अपनी उन्हीं 2 आँखों से मुझे निहारती है। मैं हाथ आगे करता हूँ, वह थोड़ा सा हंसकर सिर हिलाती हुई कहती है, नहीं, इसे कंबल के नीचे कर लो, अब इसे कौन छुएगा। मन्नो मन्नो कुछ कहती ही नहीं, हंस भर देती है। रात भर इन दुह सपनों में भटकने के बाद जगा तो बुआ दीख पड़ी, कुछ हाथ नहीं लगेगा रवि। उस सुबह फिर मैं रुका नहीं, न डाक बंगले में न भुआली में। बस के अड्डे पर पहुंचा तो धूप में बुझी बुझी भुआली मुझे भयावनी लगी। एक बार जी को टटोला, पाइंस नहीं, नहीं कुछ नहीं, लौट जाओ। घर पहुंचकर बुआ मिली। कड़ी चेतावनी वाला खिंचा खिंचा चेहरा था। भरपूर मुझे देखकर जैसे सांस रोक कर पूछा, कहाँ थे कल? रानी खेत तक गया था बुआ। कह तो जाते। मैं न जाने किस उलझन में खोया कह गया। कहने को बुआ था क्या। दोपहर में फूफा मिले, कल लौटे थे और सदा की तरह गंभीर थे। खाना खाते उन्हें देखता रहा। एकाएक उन्हें प्लेट पर से आंखें उठाकर बुआ की ओर देखते हुए देखा तो मैं सचमुच जान गया कि फूफा के भाई अवश्य ही मन्नो के पिता होंगे। दृष्टि में वही ठहराव था, वही अचंचलता थी। फूफा ने खाने पर से उठते उठते उलझे से स्वर में मुझसे पूछा, रवि, बुआ तुम्हारी लखनऊ तक जाना चाहती हैं, पहुंचा सकोगे? जी। मैं, बुआ और बच्चे नैनी से उतर रहे थे। मैं पीछे की सीट पर बैठा बैठा विदा हो जाने की आकस्मिकता को सिगरेट के धुएं में भूल जाने का प्रयत्न करता हूँ। चौड़े मोड़ से बस नीचे की ओर मुड़ी, खिड़की से बाहर देखा तो पहाड़ की हरियाली में वही कलवाली भुवाली की सफ़ेदी दिख रही थी। काठगोदाम से लखनऊ। एक रात बुआ की ससुराल रुककर विदा हुआ। एक रात बुआ की ससुराल रुककर विदा से लेने गया तो बुआ ने पूछा, कहाँ जाने की? बुआ से विदा लेने गया तो बुआ ने पूछा, कहाँ जाने की सोच रहे हो रवि? कुछ दिन यहीं रुको ना। नहीं बुआ। बुआ इस नहीं को एकाएक स्वीकार नहीं कर सकी। पास बिठाकर कुछ देर देखती रही, फिर स्नेह से कहा, फिर जाओगे कहाँ? बुआ कुछ पता नहीं। बुआ कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पा रही थी। रुकते रुकते कहा, रवि, तुम्हारे फूफा तो तुम्हें वापस नैनी लौटने को कहते थे। नहीं बुआ, अब तो दक्षिण जाऊंगा, पिताजी के पास। बुआ को जैसे विश्वास नहीं हुआ, कुछ याद सी करती बोली, रवि, इस बार तुम्हें वहाँ अच्छा नहीं लगा? ऐसा नहीं बुआ, ऐसा नहीं है। बुआ चाहती थी मुझसे कुछ पूछें। मैं चाहता था बुआ से कुछ पूछूं, पर किसी से भी शब्द नहीं जुड़े। स्टेशन पर जाने लगा तो बुआ के पाँव छुए। बुआ बहुत बड़ी नहीं है मुझसे, पिताजी की सबसे छोटी मौसेरी बहन होती हैं, पर दिल में कुछ ऐसा लगा कि बुआ का आशीर्वाद चाहता हूँ। बुआ हैरान हुई, फिर हंसकर बोली, रवि, तुमने पाँव छुए हैं तो आशीर्वाद जरूर दूंगी। बहुत सुंदर बहू पाओ।
मैं न हंसा न लजाया, बुआ चुप रह गईं। जिस नटखट भाव से वह कुछ कह गई थी उसे मानो अनदेखे संकोच ने घेर लिया। टिकट लिया, कुली के पास सामान छोड़ प्लेटफार्म पर घूमने लगा। आमने सामने कोई गाड़ी नहीं थी। लाइनों पर बिछे खाली पन्ने उलझे मन को एकाएक खोल दिया। जो कुछ भी सोच रहा था सोचता चला गया। मन न भुवाली पर अटका, न पैंस पर, न मन्नों पर। पिछला सब बीत गया। लगा बुआ का आशीर्वाद कल्पना में मुखर हो गया। घर होगा, घर की रानी होगी, मैं होऊंगा। बुआ का आशीर्वाद झूठ नहीं निकला। सच में ही मेरा घर बना। सुंदर घरनी आई और उसे मैं ही ब्याह कर लाया। पर उस दिन जहाँ का टिकट ले लिया था वहाँ की गाड़ी मुझे खींचकर प्लेटफार्म पर से नहीं ले जा सकी। गाड़ी आ लगी, कुली सामान लगाता है और मैं बाहर खड़े खड़े देखता हूँ। मुसाफिर, कुली, सामान, बच्चे, बूढ़े। साहब, गाड़ी छूटने में 10 मिनट हैं। मैं घड़ी देखता हूँ, सिर हिला देता हूँ कि मैं जानता हूँ। कुली एक बार फिर अंदर जाकर असबाब ऊपर नीचे करता है। साफा ठीक ठीक करते हुए बाहर निकल कर कहता है, हरी बत्ती हो गई साहब। बत्ती की ओर देखता हूँ और देखता चला जाता। वही कद है, वही दुबली पतली देह, वही धुला धुला सा चेहरा, वही। आवेश से कहता हूँ, कुली सामान उतार लो साहिब, जल्दी करो जल्दी। कुली फिर मेरे सामान के पास है। टिकट वापस कर नया ले लिया। स्टेशन से फल के टोकरे बंधवाए, चाय पी, बरेली के लिए गाड़ी में जा बैठा। जहाँ मुझे जाना है वहीं जाकर रहूँगा। जब मैं ही नहीं रुकता हूँ तो मुझे कौन रोकेगा? क्यों रोकेगा? घर में आगे लॉन में बैठा सर्दियों की ढलती धूप में अलसा रहा हूँ। अंदर से माँ निकली और पास बैठते हुए कहा, बेटा इस बार छुट्टी में आ ही गए हो तो ठहर जाओ। बार बार इनकार करना अच्छा नहीं लगता। माँ की बात सुनकर मैं सयाने बेटे की तरह हंसता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ, माँ कितना ठीक कहती हैं। अपनी नौकरी पर रहता हूँ, अकेले आदमी के खर्च से अधिक कमाता हूँ, फिर क्यों इनकार करूँगा? माँ की आशा के विपरीत बड़ी आवाज़ में कहता हूँ, माँ जो तुम्हें रुचे वही मुझे भाएगा। बेटा लड़की देखना चाहोगे? हाँ माँ। लगा माँ मन ही मन हंसी। खाने के बाद रात को घूम कर आया तो कमरे में शांति थी, मन में शांति थी। किसी को देखने के लिए कॉलेज के दिनों वाली उतावली जिज्ञासा मन में नहीं रह गई थी। लगा कि अकेले रहते रहते किसी के संग की आशा नहीं कर रहा, उसे तो अपना अधिकार करके मान रहा हूँ। हाथ में किताब लेकर रात को लेटा तो पढ़ते पढ़ते ऊब गया। आंखों के अंधेरे में देखा किसी पहाड़ पर चढ़ा जा रहा हूँ। दूर चीड़ के पेड़ों के झुंड दिखते हैं। आसमान सब सुनसान है। अपनी पदचाप के सिवाय कोई आवाज़ नहीं। एकाएक किसी का स्वर गूंजता है, इधर इधर, और अंधेरे में हिलता एक हाथ आगे बढ़ा आता है मेरे गले की ओर, निकट और निकट। दुबली कलाई, पतली अंगुलियां। मैं डरता हूँ, पीछे हटता हूँ, घबराकर आंखें खोल देता हूँ। उठा, खिड़की का पर्दा उठाकर बाहर झांका। लान के दाहिने हरी घास पर पिताजी के कमरे की लाइट फैली थी। संभला, लंबी सांस लेकर बालों को छुआ तो माथा ठंडा लगा। भयावन सूनापन, अंधेरे में वह हाथ। मन से जिसे भुला चुका हूँ उसे आज ही याद क्यों आना था? क्यों याद आना था? क्यों दिख जाना था? पर उस हाथ को जो बरसों गए पाइस की उतराई से उतरते उतरते मैंने अंतिम बार देखा था, छुआ था नहीं कहूँगा, क्योंकि असंख्य बार सोच सोच कर छू भर लेने के लिए वहाँ आगे करना छू लेना नहीं होता। महीना भर नैनी में रहते हुए बार बार भुआली से लौटने के बाद जब अंतिम बार मैं मन्नों के पास से लौटा था तो लौट लौट कर उस लौटने को न लौटना करना चाहता था। 3 बार नीचे उतरा, 3 बार मुड़कर ऊपर गया। मन्नो साल में लिपटी आराम कुर्सी पर अधलेटी सी थी। पास खड़े उसकी चुप्पी को जैसे उस पर से उतार देने को उदास स्वर में कहा, कल तो नैनी से नीचे उतर जाऊंगा। मन्नू ने नीचे फैले साल को सहज सहज सहेजा। 1 महीने पहले वाली दृष्टि मुख पर लौट आई। वही पराया सा देखना, वही दूर दूर सा लगता चेहरा। मन्नू चाहता हूँ मन्नू से कुछ तो कहूँ, पर क्या कहूँ? यह कि जल्दी लौटूंगा। क्षण क्षण अपने से कहता हूँ, आऊँगा फिर आऊँगा, पर जिस निगाह से मन्नू मुझे देखती है वह जैसे बिना बोल के ये कहे जा रही है कि
अब तुम यहाँ नहीं आओगे। मन्नो। रवि और इस बस कठिन सी होकर थोड़ा सा हंसी और हाथ जोड़ दिए नमस्कार। रवि और बस कठिन सी होकर थोड़ा सा हंसी और हाथ जोड़ दिए नमस्कार। इन जुड़े जुड़े हाथों को देखता रहा। जरा सा आगे बढ़ा कि मैं विदा लूँ, पर न जाने क्यों खड़ा का खड़ा रह गया। समझाने के से स्वर में मन्नो बोली, देर होती है रवि। जी भर कर देखने वाली अपनी आंखों को झुकाकर मैं जल्दी जल्दी नीचे उतर गया। मैं फिर लौटूंगा, फिर पर क्या सदा के लिए चला जा रहा हूँ। मुड़कर पीछे देखा और खिंचकर ठिठक गया। मन्नो वहीं उसी मुद्रा में बैठी थी, मानो मैं जानती थी कि लौटूंगा। साथ पड़ी कुर्सी की ओर संकेत कर कहा, बैठो रवि। स्वर में न व्यथा थी, न संग छूटने की उदासी, न मेरे आने का आश्चर्य। आंखों ही आंखों ने कुछ ऐसा देखा जैसे पूछती हो, कुछ कहना है क्या। मैं अपने को बच्चों की तरह छोटा करके कहता हूँ, मन्नो। मन नहीं होता जाने को। मन्नो कुछ देर तक देखती रहती है। मैं चाहता हूँ मन्नो कुछ भी कहे, कुछ कहे तो। एक छोटी सी सांस जैसे छोटी से छोटी घड़ी के लिए उसके गले में अटकी। फिर घने स्वर में कहा, एक न एक बार तो तुम्हें चले ही जाना है रवि। मैं हाथों से घेर कर उस देह को नहीं तो उस स्वर को छू लेना चाहता हूँ, चूम लेना चाहता हूँ। मन्नो आगे बढ़ता हूँ, कुछ रोक लेने की, थाम लेने की मुद्रा में। मन्नो दोनों हाथ आगे डाल देती है। बस मन्नो अपना अनुरोध उस तक पहुँचाना चाहता हूँ। नहीं, इस नहीं के आगे नहीं है और कुछ नहीं। मन्नो दुबला सा हाथ हिलाकर आंखों से मुझे विदा देती है और मैं विवश सा व्यर्थ सा नीचे उतरता हूँ। आंखों पर धुंध सी उमड़ आती है। संभलता हूँ और एक बार फिर पीछे देखता हूँ। बिल्कुल ऐसे लगता है कि किनारे पर खड़ा हूँ और किश्ती में बैठी मन्नो बही चली जा रही। वह मुझे नहीं देखती। उसकी आंखों के आगे उसके अपने हाथों की रोक है, अपने हाथों की ओट है। हाथों पर टिका मन्नो का सिर नीचे झुका है। आंखें शायद बंद हैं, शायद गीली हैं। उस कड़े आहत अभिमान की बात सोचकर छटपटाता हूँ। कदम उठाकर फाटक के पास पहुँचा तो सिसकियाँ सुनकर रुक गया। मन ही मन दोहराकर कहा, मन्नो मन्नो। इसी पुकार को पलट कर जैसे उत्तर आया, ठहरो नहीं, रुको नहीं। सच ही मैं ठहरा नहीं, उतरता चला गया और हर पग के साथ दूर होता चला गया। उस कॉटेज से कॉटेज में रहने वाली मन्नो से, मन्नो की उन दो आँखों से, पर मन्नो की स्मृति से नहीं। मन्नो की याद मुझे आज भी आती है। आज भी वह याद आती है, वह दोपहरी जब मन्नो और मैं उस बड़ी झील के किनारे से लगी पगडंडी पर घूमते रहे थे। मीठा मीठा सा दिन था। पहली बार उस पीले चेहरे की मिठास के सम्मुख में पानी सा बह गया। एकटक उन घुंघराले बालों को देखता रह गया और देखता गया था शॉल में लिपटे उन कंधों को जो पैरों की धीमी चाल से थककर भी झुकते नहीं थे। परिक्रमा का अंतिम मोड़ आया तो बहुत घने वृक्ष के नीचे देवी के दो छोटे छोटे मंदिर दिखे। टीन के कपाट बंद थे। कुछ अधिक न सोचकर आगे बढ़ने को हुआ कि मन्नो को देखकर रुक गया। खड़ी खड़ी कुछ देर सोचती रही, फिर जूते उतार नंगे पांव किनारे के पत्थरों से नीचे उतर गई। बड़े से पत्थर पर पांव जमाया, झुककर डंठल से कमल तोड़ वापस लौट आई। मैं तो कुछ सोच नहीं रहा था, बस देखता चला जा रहा था। शॉल सिर पर कर लिया और उन बंद कपाटों के आगे वाली दहलीज पर फूल रखकर सिर नवा दिया। मंदिर के बंद कपाटों के आगे माथा टेक मन्नो उठी तो मन्नो मन्नो सी नहीं लग रही थी। ऐसे दिखा ये झुकी छाया मन्नो नहीं, मन्नो की व्यर्थ हो गई व्यवस्था थी, जिसने भाग्य के इन बंद कपाटों के आगे माथा टेक दिया था। इस निर्मम अकेलेपन के लिए मन में ढेर सा दर्द उठाया। बहते से स्वर में कहा, दर्शन करने का मन हो मन्नो तो किसी पुजारी का स्थान पूछूं। मन्नो ने कुछ कहने से पहले स्वर को संभाला, फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं रवि, ऐसा कुछ नहीं। मुझे कौन वरदान मांगने हैं। अपने लिए तो कपाट बंद हो गए, बस इतना ही चाहती हूँ ये कपाट उनके लिए खुले रहें जिनसे बिछुड़ कर मैं अलग आ पड़ी हूँ।
मन्नों को छूने का भय, उसके रोग का भय जो अब तक मुझे रोकता था, बींधता था, अलग जा पड़ा। झील की ठंडी हवा में फहराते से घुंघराले बालों पर झुककर वहाँ से घेरते हुए कहा, मन्नो। मन्नो चौंकी नहीं, कंधे पर पड़ा हाथ धीरे से अलग कर दिया और सचमुच आंखों से देखते हुए बोली, रवि, जिसे तुम झेल नहीं सकते उसके लिए हाथ न बढ़ाओ। आवाज़ में न उलहना था, न व्यंग था, न कटुता, बस जो कहने को था वही कहा गया। इस कहने का उत्तर मैं उस दिन नहीं दे पाया, बार बार मन्नों के पास जाने पर भी नहीं दे पाया, और नहीं दे पाया विदा के उन क्षणों में जब मन्नों को रोता छोड़ मैं अंतिम बार पैंस की उतराई उतरता चला गया। जिस दुर्बलता से कायर बनकर डरा था, आज अपने पर बीत गई। आज अपने लिए, मन्नों के लिए उस कायरता को कोसता हूँ। घर में चहल पहल थी, माँ को सुंदर बहू मिली, मुझे भली संगिनी। भोलेपन से मुस्कुराती मीरा को देखता हूँ तो कहीं खो जाने को मन चाहता है, लेकिन अब खोऊंगा क्यों? अब तो बंध गया हूँ, बंधा रहूँगा। आसपास नाते रिश्ते हैं, मित्र बंधु हैं, ब्याह वाले घर के ऊंचे कह कहे सुनकर खुशी से मन उमड़ उमड़ आता है। कैसा आयोजन होता है वह भी। एक दिन जो बात शुरू हो जाती है उसे संपूर्णतया पूर्ण कर दिया जाता है। इतने समूचे मन से ब्याह के सिवाय और क्या होता है जो संपन्न होकर एक टेक पर, एक विराम पर पहुंच जाता है। तन मन घर द्वार अंदर बाहर सब एक ही प्यार से भीग जाते हैं। कल मीरा को लेकर समुद्र के किनारे चला जाऊंगा। महीना भर रुककर वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे जहाँ अब तक मैं बेघर सा होकर रहता रहा हूँ। उस अपार असीम सागर के किनारे एक दूसरे पर छा छा जाते हम घंटों घूमते रहे, बीच बीच में ठहरते, मोह बस एक दूसरे में छिपे अपने अपने प्यार को चूमते। सुबह शाम दिन रात कहाँ छिपते कहाँ डूबते ये हम देख देख कर भी नहीं देखते थे। इसके बाद प्रहरों की तरह बीत गए वे 10 वर्ष, संग संग लगे बिछोह से दूर, मग्न दिन रात, मीरा और बच्चों से दूर। इस कॉटेज में पड़ा पड़ा आज भी पीछे लौटता हूँ तो बहुत निकट से किसी सांस का स्वर सुनता हूँ। हम कितने सुखी हैं, कितने। चाहता हूँ किसी की आंखों में देखकर इसका उत्तर दूँ, किसी को छू कर कुछ कहूँ, पर सुनने वाला कोई पास नहीं। बच्चों के लिए मीरा ने मेरा मोह छोटा कर लिया। गए महीने रानी खेत जाते मीरा बच्चों के संग घंटे भर को यहाँ रुकी थी। बरामदे में लेटे लेटे उन तीनों को ऊपर जाते देखता रहा। फाटक पर पहुंचकर मीरा पल भर को ठिठकी थी। वे दोनों हाथों से बच्चों को घेरे अंदर ले आई। मुन्ना रानी, प्रणाम करो बेटा। बच्चों के झिझक से बंधे हाथ मेरी ओर उठे। देखकर कंठ भर आया। मेरा भाग्य मुझसे दूर, मुझसे अलग जा पड़ा। मेरे ही बच्चे आश्चर्य की दृष्टि से मुझे देख माँ की आज्ञा का पालन कर रहे थे। मीरा जब तक रही आंखें पोंछती रही, कुछ कहने को, कुछ पूछने को उसका स्वर बंधा नहीं। अपने सुंदर सुकुमार बच्चों को अपने ही डर के कारण पूरी तरह निरख नहीं पाया। केवल मीरा की ओर देखता रहा कि जो आज मुझसे मिलने आई है उसमें मेरी पत्नी कहाँ है वह जो सचमुच में मेरी थी। भरी आंखों से मीरा की कलाई की घड़ी देखने की निठुराई से आहत हो मैं फटी फटी रूखी दृष्टि से फाटक की ओर देखने लगा कि मेरा ही परिवार कुछ क्षण में मुझे यहाँ अकेला छोड़ मुझसे दूर चला जाएगा। एक बार मन हुआ बच्चों को पकड़ने वाली उन 2 बाहों को अपनी ओर खींच कर कहूँ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, नहीं जाने दूंगा। पर बच्चों की छोटी छोटी आँखों का अपरिचय उस आवेश को दूर तक काटता चला गया। चौंक कर देखा, मीरा पास आकर झुकी, अधरों से मस्तक छूकर हौले से पीछे हट गई। उठ बैठा कि एक बार प्यार दूं, एक बार प्यार लूं। हाथों में मुंह छिपा रोते रोते मीरा इन बाहों से आ लगी। मीरा की आंखों से भीगी अपनी रोती आंखों को पोंछकर आसपास देखा तो टूटा बांध सब कुछ बाहर ले गया। न पास मीरा थी, न बच्चे। तकिए के सहारे सिर ऊंचा करके देखा, उतराई के तीसरे मोड़ पर तीनों चले जा रहे थे। मीरा मेरी ओर से पीठ मोड़े आगे की ओर झुकी थी। बच्चे एक दूसरे की उंगली पकड़े कभी माँ को देखते, कभी राह को।
सांस रोके प्रतीक्षा करता रहा, पर किसी ने पीछे नहीं देखा, न मीरा ने, न मेरे बेटे ने। कंबल कंवल छोटी रानी के बालों में गुथा गुलाबी रिबन देर तक हिल हिल कर मेरी आंखों से कहता रहा, पापा हम चले गए, पापा हम चले गए। सच में ही चले गए, इसीलिए नहीं कि उन्हें दूर जाना था, इसीलिए कि मैं चला जा रहा हूँ। ऐसे ही एक दिन मन्नू के जाने को भांप कर मैं उतराई से उतरता चला गया। मेरी ही तरह अकेले में मन्नू रोई थी। अब जान पाया हूँ कि हाथों में मुंह छिपाकर वह रोना कितना अकेला रोना था। पर उस बार जाकर बरसों मैंने मन्नू की सुध नहीं ली। जब कभी नींद में देखता, वह दुबली देह, बड़ी बड़ी आँखें, कंबल पर फैली पतली पतली बाहें, तो जाग कर उद्वेग से मीरा की ओर बढ़ जाता। एक बार दौरे पर लखनऊ आया तो बुआ मिली। देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद एकाएक स्वर बदल कर बोली, रवि, मन्नू तो अब रही नहीं। नहीं बुआ, मैं पिता हो जाने के गांधीर्य को संभालते कहता हूँ, नहीं बुआ, नहीं। बुआ जैसे मुझे कहीं बरसों पहले के उस रवि को कहती है। रात को सोई तो जगी नहीं। अम्मा छुट्टी पर थी। सुबह सुबह ख्याली अंदर आया तो सांस चुक गई थी। मैं रूंधे गले से जैसे कुछ पूछने को कहता हूँ, बुआ। बुआ आँख पोंछती हुई सोचती नहीं, फिर दर्द से बोली, रवि एक बार उसे पत्र तो लिखते। मैं रूमाल से रुलाई सोखने लगा। तुम्हारे नाम का एक पार्सल छोड़ गई थी अलमारी में। खोला तो जर्सी थी। दूसरे दिन बुआ के पास फिर आया तो जल्दी जल्दी पाँव छू कर कहा, अच्छा बुआ। रवि बुआ की वही कल वाली आवाज़ थी। मैंने सिर हिलाकर घोर व्यवस्था के स्वर में कहा, नहीं बुआ, नहीं। बुआ समझ गई मैं कुछ भी जानना नहीं चाहता हूँ, पर जैसे मन ही मन मन्नू के लिए टूट कर बोली, यही बार बार सोचती हूँ कि जिसके प्यार को भी कोई न छू सके, ऐसा दुर्भाग्य उसे क्यों मिला, क्यों मिला। लखनऊ से लौटकर मैं कई दिन मन्नू को उतार नहीं पाया। यही देखता कि पाइंस में कुर्सी पर बैठी वह मेरे लिए जर्सी तैयार कर रही है। वही हाथ है, वही दृष्टि है। और एक दिन साल भर घर में बीमार रहने के बाद मैं भुआली पहुंच गया। वही चीड़ की ठंडी हवाएं थी, वही सुहानी धूप थी, वही भुआली थी और वही मैं था। पर इस बार किसी का पता करने मुझे पोस्ट ऑफिस की ओर नहीं जाना था। पाइंस के सामने वाले पहाड़ पर किसी के अभिशाप से बनी कॉटेज में पहली बार सोया तो भर भर आते कंठ से रात भर एक ही नाम पुकारता रहा, मन्नू, मन्नू। आज वह होती तो मुझे झेल लेती। हर रोज़ सुबह उठते बरामदे से पाइंस देखता हूँ, मन ही मन कहता हूँ, मन्नू, मन्नू। जिस मीरा को बरसों मैंने जाना, वह अब पास सी नहीं लगती, अपनी सी नहीं लगती। उसे मैंने छू छू कर छुआ था, चूम चूम कर चूमा था, पर मन पर जब मोह और प्यार की उछलन आती है तो मीरा नहीं, मन्नू की आंखें ही सगी दिखती हैं। खिड़की के सामने लेटे लेटे अकेलेपन से घबराकर जब मैं बाहर देखता हूँ तो धुंध भरे बादलों के घेरे से घुंघराले बालों वाला वही चेहरा दिखता है। वही आए दिन दवा के नए बदलते हुए रंग देखकर अब इतना तो जान गया हूँ कि इस छूटते छूटते तन में मन को बहुत देर भटकना नहीं होगा। एक दिन खिड़की से बाहर देखते देखते इन्हीं बादलों के घेरे में समा जाऊँगा, इसी में समा जाऊँगा। तो ये था कृष्णा सोबती का लिखा बहुत ही मार्मिक और अधूरे प्रेम का उपन्यास। ये इसका अंतिम भाग और दूसरा भाग था। उपन्यास इसका छोटा है, ये बल्कि उपन्यासिका है। तो आज आपको कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। यदि आप कोई कुछ सुनना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें कि मैं अगला उपन्यास या कहानी कौन सा प्रारंभ करूं। वैसे मैं कल आनंद मठ उपन्यास पढ़ने वाली हूं। आप भी लिखिएगा कि आप क्या सुनना चाहते हैं, फिर मैं आपके ही अनुसार ही
उपन्यास या कहानी पढ़ूंगी। आज के लिए इतना ही। जय माँ भारत।